हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्वयं को समझना। पिछले वीडियो में हमने इसका ग भाग किया था पहचान पर प्रभाव, और उसके अंतर्गत हमने ये समझा था कि जो जैविक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, उनका पहचान पर कैसे और क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की, कि जो सोशल और कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है वो किशोरावस्था में जो होता है वो पहचान पर कैसे प्रभाव डालता है। शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, पिछले वीडियो में हमने इनकी बात की थी। कुछ बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं किशोरावस्था के दौरान जिनका व्यक्ति की पहचान पर प्रभाव पड़ता है, और बदलती हुई सामाजिक अपेक्षाएं। हमने बात की थी सामाजिक अपेक्षाएं, यानी कि सोशल एक्सपेक्टेशन। समाज की हमसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं, वो हर अवस्था में हर समय में बदलती रहती हैं। तो ये दो ऐसे पहलू हैं जो किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, यानी जब हमारी पहचान का निर्माण हो रहा होता है, उस प्रक्रिया को ये प्रभावित करते हैं। ये दो पहलू, पहला पहलू कौन सा है? शारीरिक परिवर्तन, और दूसरा है बदलती हुई सामाजिक अपेक्षाएं। ये दोनों मिलकर जो किशोरावस्था के दौरान पहचान का निर्माण हो रहा होता है, उस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर शारीरिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव सांस्कृतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। बच्चों, कहने का आशय ये है कि ये जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन, इनका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वो हर मनुष्य में अलग अलग होता है। सांस्कृतिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में और पारिवारिक संदर्भ में, यानी कि हमारी संस्कृति का इससे बहुत ज़्यादा महत्व जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार का और हमारे समाज का। कैसे, वो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अनुक्रिया हो सकती है। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस संस्कृति में रहते हैं, तो उस दौरान जब हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो उसका जो अनुक्रिया है, उसके लिए जो रिएक्शन है, वो हर समाज में और हर वर्ग में, हर संस्कृति में अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली की, पारंपरिक भारतीय समाज की, तो उसमें क्या होता है? यौवना आरंभ के साथ ही, यौवना आरंभ हमने बात की थी, कब से कब तक होती है ये अवस्था, किसे कहा जाता है यौवना आरंभ? जल्दी से आप मुझे बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप जी। हाँ, यौवनारंभ किसे कहा जाता है? जिसे हमने कहा था व्यय संधि अवस्था। लड़कों में कब से कब तक होती है, लड़कियों में कब से कब तक होती है? हमने बात की थी पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये अगला वीडियो समझ में आएगा। लड़कियों में ये होती है 11 से 13 वर्ष तक, इसे कहा जाता है व्यय संधि अवस्था। तो जैसे ही लड़कियों में यौवना आरंभ शुरू होता है, उनका पहला मासिक धर्म इस समय शुरू होता है, यानी कि पीरियड शुरू होते हैं, तो लड़कियों पर कई प्रतिबंध लग जाते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी लग जाती हैं। लेकिन लड़के पहले की तरह ही स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनका जो यौवना आरंभ होता है उसमें मासिक धर्म जैसा ऐसा कोई भी पहलू जुड़ा हुआ नहीं होता है। बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं लड़कियों पे। जैसे कई परिवारों में, कई परंपराओं में और कई संस्कृतियों में आज भी कुछ मिथ्या धारणाएं जुड़ी हुई हैं लड़कियों के मासिक धर्म के साथ, यानी उनकी माहवारी के साथ। जैसे कि उन्हें माहवारी के दौरान किचन में नहीं जाना चाहिए, यानी कि रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, अगर वो खाने पीने की वस्तुओं को छुएंगी तो वो खराब हो जाएंगी, पौधों को नहीं छूना चाहिए, परिवार के साथ नहीं बैठना चाहिए। कई फैमिलीज में है कि उन्हें सिर नहीं धोना चाहिए, और कई फैमिलीज में है कि सिर अवश्य धोना चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी जो मिथ्या धारणाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई थी। लेकिन जो समाज जैसे जैसे शिक्षित होता हुआ गया, जैसे जैसे नई पीढ़ी ने शिक्षा ग्रहण की, तब समझ में आने लगा कि ये केवल मिथ्या धारणाएं हैं, इनका विज्ञान से या सच से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात और भी है कि आज भी कई परंपराएं चली आती रही हैं, कई परिवारों में पुरानी परंपराएं कंटिन्यू हैं,
तो वहाँ आज भी इन चीज़ों को माना जाता है, लेकिन शिक्षित परिवार ऐसी मिथ्या धारणाओं को नहीं मानते हैं। मनोरंजन अथवा कार्य के कुछ क्षेत्र लड़कियों के लिए उचित नहीं माने जाते। देखिए, बहुत सारे परिवारों में और बहुत सारी फैमिली में क्या होता है, जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है तो लड़के और लड़कियों में अंतर करना शुरू कर दिया जाता है। बहुत सारे एंटरटेनमेंट के या मनोरंजन के हम साधन कहें, या बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं जहां लड़कियों को अलाउ नहीं होता काम करना या जाना। हम बात करें एक उदाहरण की, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया था, कि किशोरावस्था के दौरान अगर लड़कियां देर रात तक घर से बाहर है तो परिवार में ये स्वीकृति नहीं दी जाती। वहीं लड़का आसानी से कह देता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं देर रात तक बाहर दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ। तो फिर से मैं आपको बता दूं, ये केवल और केवल मिथ्या धारणाएं हैं, इनका कोई भी साइंस से संबंध नहीं है। एक लड़की जो पारंपरिक समुदाय में रहती है और एक लड़की जो कि शहर में रहती है, शहरी क्षेत्र में रहती है, इन दोनों लड़कियों के स्वयं में और पहचान के घटक में बिल्कुल अंतर होगा, वो अलग अलग होंगे। क्योंकि जो लड़कियां शहरी क्षेत्र में रहती हैं उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता अधिक होती है, उन्हें काम करने के अवसर अधिक मिलते हैं, उनकी शिक्षा के अवसर अधिक होते हैं, उच्च शिक्षा के अवसर अधिक होते हैं। लेकिन वहीं जो गांव में रहती है लड़कियां, जो पारंपरिक समुदायों में रहती हैं लड़कियां, उनके लिए शिक्षा के अवसर, कार्य करने के अवसर और स्वतंत्रता भी कम होती है। इसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम होता है उनकी स्वयं और पहचान भी अलग अलग होती है। उनकी स्वयं की परिभाषा में और एक शहरी क्षेत्र की लड़की की परिभाषा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका व्यवहार, सब में अंतर आ जाता है। अब हम बात करते हैं इस स्वयं की और पहचान की, एक तुलना करते हैं किससे? इंडियन कल्चर से और वेस्टर्न कल्चर से, भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति से। अधिकांश पश्चिमी संस्कृतियों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में किशोरों से पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। हम ये बात पहले कर चुके हैं जब मैंने आपको किशोरावस्था के बारे में बताया था कि जो पश्चिमी संस्कृतियां होती हैं अमेरिका और ब्रिटेन, वहाँ क्या होता है, जैसे ही किशोरावस्था आती है लगभग 13-14 साल के बाद बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी जाती है, ना केवल मानसिक तौर पे बल्कि शारीरिक तौर पे भी। क्या कहा जाता है उनसे कि अब आप अलग रह सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं, आप बड़े हो गए हैं, हमारी तरफ से आप बिल्कुल फ्री हैं, आप अपना जीवन निर्वाह कीजिए, अपने फैसले लीजिए, अपने लिए खुद कमाइए और अपना विश्वास बनाइए। तो उन्हें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने की फ्रीडम भी दी जाती है और उनसे अपेक्षा यानी कि एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है। कई मामलों में तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो परिवार से अलग जाकर अपना घर बसाएं, अपने डिसीजंस लें, शादी करें, जो भी, इट्स ऑल अप टू देम, ये सब उनके ऊपर है। लेकिन भारतीय संदर्भ की अगर हम बात करें, हमारे इंडियन कल्चर की, तो अधिकांश किशोर अपने माता पिता पर काफ़ी हद तक निर्भर होते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें आप पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ सकते हैं और खुद से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर परिवार में लगभग होता है आपके साथ। क्योंकि आप किशोरावस्था में हैं, आप अपने आसपास देखेंगे या अपने साथ ही देखेंगे तो ये अनुभव आपको मिलते हैं। होता क्या है कि जो एक किशोर होता है वो किस पर डिपेंड होता है? बहुत हद तक अपने पेरेंट्स पे। वेस्टर्न कल्चर की तरह उन्हें अलग नहीं छोड़ा जाता। जैसा कि अधिकांश किशोर विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में परिवार की आय में योगदान आरंभ कर देते हैं। जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में आता है, अब उससे ये अपेक्षा की जाती है कि आप भी कमाइए और परिवार की जो आय है, इनकम है, उसमें आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, अपना योगदान दीजिए। जैसे अगर फैमिली का कोई बिजनेस है, खेती का है या कोई व्यवसाय है, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो भी उसमें जुड़ जाएं, है ना, और फैमिली को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें।
इस प्रकार वे वयस्क की भूमिका निभाते हैं, पर फिर भी परिवार से अलग नहीं होते हैं। कहने का आशय है कि उन पे जो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जो कार्य, जो उत्तरदायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो तो किसके जैसी होती हैं? बिल्कुल एक वयस्क के जैसी, लेकिन वो फिर भी परिवार के साथ रहते हैं, उनसे अलग नहीं होते और परिवार पर ही डिपेंड रहते हैं। बल्कि उनके धनार्जन के प्रयास का उद्देश्य अक्सर परिवार के सदस्यों के कल्याण से जुड़ा हुआ होता है। धनार्जन यानी कि धन कमाना, धन प्लस अर्जन। धन कमाने का जो उनका प्रयास होता है उसका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है, क्या कि मेरे परिवार के सदस्यों का कल्याण हो। चाहे मुझे ये कार्य करने में आनंद आ रहा है या नहीं, यह जो बिजनेस है, यह जो व्यवसाय है या ये जो धन कमाने का जरिया है, अगर मुझे नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी उसका उद्देश्य क्या है? मेरे परिवार का कल्याण, मेरी फैमिली इनकम को बढ़ाना। इन दोनों सांस्कृतिक परिवेशों में किशोर के स्वयं का विकास पूर्णतः भिन्न होगा। किन दोनों की बात कर रहे हैं हम? इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की, पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति की। तो इनमें जब स्थितियां ही अलग अलग होंगी तो जाहिर सी बात है कि किशोरों की जो स्वयं की परिभाषा होगी, जो किशोरों का स्वयं का विकास होगा, जो उनकी पहचान होगी, तो वो भी बिल्कुल अलग अलग होंगी, क्योंकि उनको स्थिति, अवसर, समय सब कुछ अलग अलग दिया जा रहा है। भारत में भी विभिन्न समुदायों में किशोरावस्था के अनुभव अधिकांशतः भिन्न भिन्न होंगे। देखिए, अब तक हम बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति की और पश्चिमी संस्कृति की। अब अगर हम सिर्फ भारत की ही बात करें तो वहाँ भी किशोरों के अनुभव अलग अलग होते हैं, उनकी स्वयं, उनका पहचान अलग अलग होती है। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। पारंपरिक समुदायों और क्षेत्रों जहाँ अभी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है और जहाँ व्यावसायिक अवसर तथा वैकल्पिक जीवन शैली के विकल्प सीमित हैं। थोड़ी सी ये लैंग्वेज टफ है, लेकिन मैं आपको इजी करके समझा देती हूँ कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे समुदाय, यानी बहुत सारे एरिया या बहुत सारे जो रहने की जगह हैं वो ऐसी भी है जहां अभी बहुत सारी कंपनियां नहीं हैं, बहुत सारे काम करने के अवसर नहीं हैं, बहुत सारी उनके पास ऐसी बिजनेस की या अपने आप को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, या हम यूँ कहें कि जो जीवन शैली के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध नहीं है, वो केवल सीमित मात्रा में है। यानी उनके पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं है, ये कंपनी नहीं तो ये सही, ये बिजनेस नहीं तो ये सही। उनके पास जो चॉइस है वो लिमिटेड है। वहाँ क्या होता है, बच्चों को पारंपरिक व्यवसायों, यानी वहाँ बच्चे क्या करते हैं, जो सदियों से उनका व्यवसाय चला आ रहा है पारंपरिक, या उनका जो परिवार का बिजनेस है, व्यवसाय है, फैमिली बिजनेस, जैसे बुनाई, खेती, बहुत सारे हो सकते हैं, उसी में किशोरावस्था तक प्रशिक्षित कर दिया जाता है। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं और किशोरावस्था तक पहुँचते हैं, ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था में उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, नहीं, बच्चे बचपन से ही वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और उनको उसी तरह से तैयार किया जाता है कि जब तक वे किशोरावस्था में आएंगे तब तक वे अपने फैमिली बिजनेस की या परिवार का जो भी व्यवसाय, जो भी कार्य होता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर एक कोई किसान है तो वो बच्चे बचपन से ही देखते हैं कि पापा कैसे खेत पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें ये ट्रेनिंग वहीं से मिलना शुरू हो जाती है और जब वो किशोर होते हैं तो वो भी खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर किसी का कपड़े का बिजनेस है या किसी की दुकान है किराने की, तो वहाँ भी क्या होता है, पहले बच्चा थोड़ा समय देता है, फिर धीरे धीरे करके जैसे ही किशोर होते लगता है तो अपने पिता का या परिवार का पूरा व्यवसाय संभालने लग जाता है। अतः ये किशोर वयस्क भूमिका हेतु तैयार होते हैं। यानी कि जब ये किशोरावस्था में आते हैं तो इनका जो रोल होता है ना, भूमिका, हमने किया था ना कि किशोरावस्था में रोल कंफ्यूजन होने लग जाता है, भूमिका संबंधी उलझन, तो यहाँ इन्हें पता होता है हमारी भूमिका है अब वो एक वयस्क जैसी हो गई है। यानी किशोरों को
वयस्कों के समान ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो व्यवसाय आरंभ करने के लिए तैयार होते हैं। यानी अब समाज की, परिवार की, समुदाय की उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि वो वयस्क के रूप में व्यवसाय को आरंभ करें, यानी बिजनेस चलाएं और विवाह करें और बच्चों का उत्तरदायित्व संभालने के लिए तैयार हो जाएं, है ना। अतः इन समुदायों में किशोर की पहचान पारिवारिक स्रोतों से अधिक प्रभावी होगी। यानी इस तरह के, देखिए अब हम बात करें, जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज की कर रहे हैं। यानी ये जो समुदाय होते हैं उनमें क्या होता है, जो एक किशोर अपनी पहचान, अपनी जो आइडेंटिटी बनाता है वो किससे प्रभावित होती है, परिवार के जो स्रोत हैं उससे अधिक प्रभावित होती है। किशोरों का बड़ों से मतभेद भी नहीं होता। देखिए ये आपके साथ भी होता है, मतभेद यानी तर्क वितर्क या आपस में किसी बात पे राजी नहीं होना, वहाँ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो किशोर काम कर रहा होता है वही तो उसकी फैमिली से एक्सपेक्टेशन होती है, यानी उसकी फैमिली उससे जो अपेक्षा कर रही होती है वही काम वो कर लेता है। तो मतभेद होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतभेद वहाँ होता है जब किशोर के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और वो परिवार की अपेक्षाओं की बजाय उनमें से किसी विकल्प को चुनना पसंद करता है। वहाँ मतभेद बढ़ जाते हैं और वहाँ उसकी पहचान भी अलग होती है, क्योंकि जो किशोर अपनी फैमिली के बिजनेस को छोड़कर कोई और बिजनेस या कोई और विकल्प या ऐसा विकल्प चुनते हैं जो उसके माता पिता को पसंद नहीं है लेकिन उसको पसंद है, तो वहाँ बहुत सारी उलझनें भी पैदा हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं की भावना के विकास के दौरान भ्रम और संदेह होने की संभावना कम हो जाती है, जिसकी बात मैंने अभी की कि भ्रम और संदेह बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपके पेरेंट्स जो चाहते हैं आप वही कर रहे हो। भ्रम और संदेह कब होगा? जब आप वो काम करो जो आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर ऐसे समुदायों और परिवारों में, अब हम इंडियन की ही बात कर रहे हैं, यानी भारतीय संस्कृति की ही बात कर रहे हैं, उसकी तुलना दूसरे समुदायों से कर रहे हैं जहां किशोरों के लिए कई प्रकार के व्यावसायिक विकल्प होते हैं। यानी जहां बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं और व्यक्ति के पास प्रौद्योगिकी के कारण कई अनुभव और विकल्प होते हैं। यानी हम बात करें शहरी क्षेत्रों की कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ क्या होता है, किशोर को चयनित व्यवसाय हेतु स्वयं को तैयार करने के लिए लंबी प्रशिक्षण अवधि की आवश्यकता होती है। लंबी प्रशिक्षण अवधि यानी कि जो किशोर अपने परिवार के बिजनेस में आया है वो बचपन से देख रहा है। जैसे एक पिता वकील है, वो अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता है, तो उसका बच्चा बचपन से ही देख रहा है कि इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ाई होगी मेरी, आगे कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में क्लियर होती हैं। लेकिन जहाँ वो हटकर कुछ करता है, कुछ अलग व्यावसायिक विकल्प को चुनता है, तो वहाँ उसे बचपन से नहीं पता होता कि मुझे आगे क्या करना है। तो किशोरावस्था तक जब वो पहुँचता है तो उसकी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की अवधि और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस अवधि में किशोर अपने अभिभावकों पर ही निर्भर रहता है। जहाँ हमने बात की दूसरे किशोर की कि वो इस समय तक तो वयस्क हो गया, उस पर उत्तरदायित्व भी आ गया है, तो वो अपने परिवार पर निर्भर, उससे अपेक्षा की जा रही है कि वो विवाह भी करे, बच्चों को भी संभाले। लेकिन यहाँ क्या है कि वो अपने पेरेंट्स पर ही अभी तक डिपेंड है। और जब प्रशिक्षण की अवधि बढ़ जाती है तो किशोरावस्था का काल भी बढ़ जाता है और वयस्कता भी देरी से आती है। कहने का आशय है जो वयस्कों के उत्तरदायित्व है या किशोरों से जो अपेक्षा की जाती है वयस्क की भूमिका निभाने की, वो सब कार्य भी देरी से शुरू होते हैं। देखिए इसका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे? एक किशोर जो हमेशा ही परिवार के बिजनेस में रहा, ना उसने अपनी सोच जाहिर की, ना अपनी पसंद नापसंद
किसी भी तरीके से खुद को जाहिर नहीं किया, वो वहीं तक सीमित रह जाता है। दूसरा किशोर जहां उसने हटके कुछ करने की कोशिश की, अपने विश्वास से, अपनी समझदारी से, या यूं कहें कि अपने टैलेंट से, तो वहां विश्वास बढ़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ ही विकल्पों में बढ़ोतरी और वैकल्पिक जीवन शैली, यानी जहां बहुत सारे चुनाव होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस हैं, है ना, A, B, C या D, तो आपको भी इजी लगता है बिल्कुल कि जल्दी से इसमें से हम चूज कर सकते हैं। उसी तरह से हम चुनावों की बात कर रहे हैं, है ना, कि वहां जब ऐसा होता है तो क्या होता है, किशोर का अपने अभिभावकों से, यानी कि अपने माता पिता से, पेरेंट्स से, और समाज के अन्य प्रमुख व्यक्तियों से विवाद हो सकता है। क्यों होता है ये विवाद? देखिए, जैसे ही आप किशोरावस्था में आते हैं, आपके माता पिता कहते हैं कि बेटा आपको इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है ना। आपके पड़ोसी क्या सलाह देते हैं कि नहीं, आप अपने बच्चे को वकील बनाइए, आप अपने बच्चे को टीचर बनाइए। तो बहुत सारे लोगों की जो अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, अलग अलग सलाह होती हैं। अगर आप उन सलाहों के अलावा कुछ करते हैं तो वहाँ क्या होता है, फिर विवाद उत्पन्न हो जाता है। पारंपरिक संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में पहचान की जो विकास होती है उसके भिन्न होने की संभावना का एक कारण और होता है। यानी अभी हम बात करें ना कि सबकी पहचान अलग अलग होती है, सबकी पहचान का विकास अलग अलग होता है। कुछ कारणों की बात हमने ऊपर की, अब कुछ कारण हम और बात करेंगे कि पारंपरिक भारतीय समुदायों में किशोरों में स्वयं को स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर रूप से दर्शाना और अपने बारे में बात करने का विचार एक सामान्य क्रियाकलाप नहीं है। इसे हम आसान से शब्दों में इतना समझ सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज होती हैं, जो बिल्कुल पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं भारतीय समुदाय में, वहाँ अगर किशोर ये खुद को दिखाता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ, मैं परिवार पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अब डिपेंड हूँ खुद पर, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो वहाँ क्या होता है, इसे एक सामान्य क्रियाकलाप नहीं माना जाता, यानी एक तरह का इससे विरोध माना जाता है, या हम यूं कहें कि इससे अच्छी बात नहीं माना जाता, है ना। यही नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति को, यानी अगर आप अपने विचार रखते हैं, अपनी पसंद से कुछ करना चाहते हैं, तो क्या होता है, ना ही तो इसे बढ़ावा दिया जाता है और ना ही सहन किया जाता है। आपको कह दिया जाता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम अपने फैसले खुद लो, या तुम वही करोगे जो हमने तुम्हारे लिए चुना है, तुम्हारा भविष्य हम डिसाइड करेंगे ना कि तुम डिसाइड करोगे, और तुम बदतमीजी कर रहे हो, या उसे अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन उसे सहन नहीं किया जाता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो पारंपरिक भारतीय समुदाय होते हैं वहाँ पश्चिमी संस्कृति की तरह नहीं होता है, और अगर ऐसा व्यवहार आप करते हैं कि मुझे अपने फैसले खुद लेने हैं, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, या मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो वहाँ ऐसा लगता है कि ये तो अब पूरे परिवार को बिगाड़ देगा और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ आपको रोकने के लिए या आपको व्यवहार को बदलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कई भारतीय स्वयं को मुख्यतः अपनी एक या दूसरी भूमिका, जैसे पुत्र या पुत्री, देखिए हमने बात की थी आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी के साथ साथ आपकी भूमिकाएं भी अलग अलग होती है। एक समय पर आप अगर एक छात्र हैं तो आप एक पुत्र या पुत्री हैं, माता या पिता हैं, बहन या भाई के रूप में परिभाषित करते हैं। या हम ये कहें कि जब भी हम इस संदर्भ में बात करते हैं परिवार और समुदाय के संदर्भ में, तो हम ये नहीं कहते मैं, हम क्या कहते हैं, हम। इसे हम एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं कि ये मैं और हम क्या बात है। जैसे एक किशोर लड़की से अगर विवाह के बारे में उसकी राय पूछी जाए, अगर हम उससे पूछें कि बताइए शादी के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो ये बिल्कुल नहीं कहेगी कि मैं चाहूँगी कि मेरे माता पिता मेरी शादी तय करें। वो यहाँ क्या कहेगी
कि हमारे परिवार में माता पिता शादी तय करते हैं। देखिए बात बिल्कुल सेम है ना, बात में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ ये शो हो रहा है कि वो अपनी राय रख रही है या अपनी स्वतंत्रता के बारे में बता रही है, या वो क्या चाहती है वो ये बता रही है ना। लेकिन इस शब्दों से क्या लग रहा है कि उसकी अपनी राय नहीं है, ये उसकी पसंद नहीं है, वो वही बता रही है जो उसके परिवार में होता आया है। देखिए कितना फर्क है दोनों बातों में, केवल मैं और हम लगाने से ही दोनों बातें अलग अलग हो गई। अतः इसलिए हम यह देख सकते हैं कि स्वबोध का जो निर्माण होता है, सेंस ऑफ सेल्फ, इसका जो निर्माण होता है उसमें हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी पहचान, हमारा व्यक्तित्व, हर चीज़ इस पर निर्भर करती है। इसलिए कोई भी दो किशोर एक जैसे नहीं होते, उनका आत्मविश्वास अलग होता है, उनका व्यक्तित्व अलग होता है, उनकी पहचान अलग होती है, उनका सोचने का तरीका और उनका स्वयं का विकास दोनों अलग अलग होता है। किसके कारण? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण। यद्यपि ये सांस्कृतिक परिवार भी प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो परिवार होता है उसकी क्या भूमिका होती है हमारे स्वयं के निर्माण में, हमारी पहचान में और हमारे व्यक्तित्व में। परिवार किस तरह से इस भूमिका को अदा करता है। किशोरों के पहचान निर्माण को उन पारिवारिक संबंधों से प्रोत्साहन मिलता है जहां स्वयं की राय बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जहां परिवार के सदस्यों में सुरक्षित संबंध होते हैं। देखिए परिवार के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, नाम लेते ही एक ऐसी इकाई सामने आ जाती है जहां हमारा पालन पोषण होता है ना। और परिवार का क्या असर होता है, हमने कोई भी कार्य किया तो सीधा संबंध उसका परिवार से जोड़ा जाता है कि इसका तो परिवार ही बेकार है इसलिए ये भी बेकार कार्य करता है, या हमने कोई अच्छा कार्य किया तो ये बहुत अच्छे परिवार से, इसका परिवार भी बहुत अच्छा है, इसका ही असर उस पे आया है। तो होता क्या है बच्चों, जहां पारिवारिक संबंधों से हमें प्रोत्साहन मिलता है यानी मोटिवेशन मिलता है, हमने घर पे अपनी राय रखी कि पापा मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा आपके बिजनेस पे इंटरेस्ट नहीं है जबकि मैं डांस में या म्यूज़िक में या ड्राइंग में या किसी भी अन्य कला में आगे जाना चाहता हूँ, और अगर वहाँ उन्हें प्रोत्साहन मिले तो वहाँ क्या होता है, सुरक्षित संबंध स्थापित होते हैं, है ना। कहने का आशय ये है कि अगर माता पिता आपस में पूरा दिन लड़ रहे हैं तो बच्चे की यानी जो किशोरावस्था में एक बालक है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या घर का माहौल अच्छा नहीं है, पूरा दिन तनाव की स्थिति रहती है तो बच्चे में भी तनाव आता है। अगर घर में एक अच्छा माहौल है तो उस किशोर का जो व्यक्तित्व है उस पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है परिवार के साथ। जिस परिवार में पिता माता का सम्मान करता है, माता पिता का सम्मान करती है, तो वहाँ बच्चों के मन पर भी सम्मान और आदर की भावना विकसित होती है। इसके कारण किशोर को अपने बढ़ते हुए सामाजिक दायरे को जानने के लिए एक सुरक्षित आधार मिलता है, यानी कि जिस परिवार में पारिवारिक जो संबंध होते हैं, आपस में रिलेशन होते हैं, उनसे अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो किशोर को एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, उसे एक सुरक्षित आधार भी मिलता है कि वो जो सामाजिक दायरा है उसको जान सके। यह भी पाया गया है कि सुदृढ़ और स्नेहमय पालन पोषण से पहचान का स्वस्थ विकास होता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी, अगर आपके माता पिता आपको पूरा दिन डांटते रहते हैं, फिर चाहे उसका कारण उनका आपसी कलह हो या तनाव हो या कुछ भी हो, आपको कभी प्रोत्साहन नहीं देते हैं, आपको केवल गुस्से से, मारपीट से या डांट से ही आपका पालन पोषण किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, आपकी पहचान का स्वस्थ विकास
नहीं होता। इसकी बजाय जहां आपको हमेशा फीडबैक मिलता रहे, अच्छा प्रतिपुष्टि मिलती रहे कि बेटा आपने बहुत अच्छा कार्य किया, या गलत कार्य करने पर भी आपको अच्छे से समझाया जाए कि यह कार्य आपके लिए सही नहीं है, तो वहाँ जो हमारी पहचान होती है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, उस पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ना, माता पिता अक्सर कहते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, हमें उसके सामने लड़ना नहीं है, या हमें अपने लड़ाई झगड़े बंद कर देने चाहिए, या अब धीरे बोलो बच्चा सुन रहा है। क्यों? ताकि उसके व्यक्तित्व पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता और अपने परिवार से ही सीखता है। स्नेहमय पालन पोषण का अर्थ है कि अभिभावक उत्साही, स्नेही और बच्चे के प्रयासों और उपलब्धियों का समर्थन करने वाले हों। यानी बच्चे ने अगर कुछ अचीव किया है, या उसने कुछ अलग प्रयास किया है, या वो अपनी स्वतंत्रता से संबंधित बातें बता रहा है, तो क्या हो, उसका समर्थन किया जाए, ना कि उस पर अपनी पसंद थोपी जाए। वे अक्सर बच्चे की प्रशंसा करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना, ये बचपन से ही शुरू हो गया है कि बच्चा खाना खाने से पहले रोज अपना हाथ धोकर फिर खाना खाने बैठता है। तो पेरेंट्स कहते हैं अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो हमेशा ध्यान रखते हो कि हैंड वॉश करके खाना खाना है। तो वहीं से ही ये प्रोत्साहन और प्रशंसा शुरू हो जाती है, जो कि किशोरावस्था तक चलती रहती है। बच्चे के मार्क्स अच्छे आए, या बच्चे ने अपना कोई सब्जेक्ट चूज किया और वहाँ उसकी प्रशंसा की गई, और उसके कार्यकलापों के प्रति उत्साह दिखाया गया, या उसकी भावनाओं के प्रति संवेदनपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की अगर जाती है, उसकी राय को समझा जाता है, उसके व्यक्तित्व को समझा जाता है कि हमारे बच्चे की साइंस में रुचि नहीं है, मैथ्स में रुचि नहीं है, उसकी रुचि आर्ट्स में है, या उसके साथ कोई गलत घटना हो गई, या उससे कोई गलती हो गई और वहाँ उसके साथ जो व्यवहार है वो संवेदनपूर्ण ढंग से किया जा रहा है, तो वहाँ क्या होता है, बच्चे का जो व्यक्तित्व है उस पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन तथापि ऐसे जो माता पिता होते हैं वो थोड़े से दृढ़ अनुशासन वाले होते हैं, उनको डिसिप्लिन ज़्यादा पसंद होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को समझते हैं, तो वो ये अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा भी उन्हें समझे। इस प्रकार के पालन पोषण से बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आती है, बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बच्चों को पता होता है कि मैं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। अगर मैं अपने निर्णय घर पे बताऊँगा तो इसका वाद विवाद नहीं होगा, बल्कि उसका सम्मान किया जाएगा। मैं अपनी पसंद नापसंद अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांट सकता हूँ। अब हम बात करते हैं मित्र अथवा साथी, पेयर ग्रुप, आपकी फ्रेंडशिप। सबसे पहले एक कहावत हमारे समाज में बहुत समय से प्रचलित है, जैसी संगत वैसी रंगत। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है आपके मित्रों की। तो देखिए फ्रेंडशिप का या मित्रता का क्या प्रभाव पड़ता है आपके साथ। सबके साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको याद दिला देती हूँ थोड़ा सा। जैसे ही आपने 10th पास की, आपको 11th में जब सब्जेक्ट चूज़ करने थे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस सब्जेक्ट को चुना जिन सब्जेक्ट्स को उनके फ्रेंड्स चूज़ कर रहे हैं, या उनका मित्र समूह जिन विषयों का चुनाव कर रहा है, आपने भी उसी को चुना। चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट कम था, चाहे आपके माता पिता नहीं चाहते थे कि आप वो विषय चुने, लेकिन आपने अपने फ्रेंड सर्किल के कारण उस विषय को चुना। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, जी हाँ। किशोरावस्था वह अवधि है जिसमें बढ़ते हुए बालक को अपनी मित्र मंडली के सहयोग और स्वीकार्यता की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए, हर व्यक्ति का, हर चीज़ का, हर पर्यावरण का हमारी पहचान में एक रोल होता है। तो फ्रेंडशिप यानी मित्रता भी बहुत ज़रूरी है एक किशोर के लिए। उसको ये आवश्यकता होती है कि मेरा जो मित्र समूह है, मेरे जो मित्र हैं, वो मुझे सहयोग दें या मुझे स्वीकार करें मेरी पसंद और नापसंद को, है ना।
कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता और मित्रों के मूल्य एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कहने का आशय है कि माता पिता कुछ और सोचते हैं और आपके फ्रेंड्स कुछ और सोचते हैं। उनकी राय कुछ अलग होती है, माता पिता की अलग होती है। उनकी पसंद नापसंद और मित्रों की पसंद में फ़र्क होता है। तो ऐसे में किशोर क्या करता है, अपने मित्रों की और अधिक उसका झुकाव हो सकता है। यानी कि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो किशोर यानी कि आप लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स की सलाह को या फ्रेंड्स की पसंद को ज़्यादा महत्व आप देते हैं। आपका झुकाव वहाँ अधिक होता है। ऐसा सिर्फ लिखा नहीं हुआ, ये सच में होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि संपूर्ण किशोरों के साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे किशोरों के साथ ऐसा होता है। और आप में से भी बहुत सारे किशोर जो इस वक्त 11वीं कक्षा के छात्र हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। इसके कारण माता पिता और बच्चों के संबंधों में तालमेल नहीं रह पाता। पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स सही हैं, हम गलत हैं तुम्हारे लिए, वो तुम्हें गलत सलाह दे रहे हैं, हम तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं दे सकते। उन्हें ऐसे लगता है कि अब लड़ाई झगड़े वाली स्थिति आ गई है, तालमेल आपस में नहीं बैठ पाता। मित्रों के दबाव के अनुकूल होना सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। देखिए, हमारे जो फ्रेंडशिप का हमारे ऊपर प्रेशर है, जरूरी नहीं है कि केवल उसका नेगेटिव जो रिजल्ट है वो सामने आए या पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। इसके दोनों तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। जो कि मैंने अभी बात की थी, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उनका पढ़ाई लिखाई में ध्यान है, उनका व्यवहार अच्छा है, तो आप भी वैसी ही आदतें सीखते हैं। लेकिन इसकी बजाय अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको सलाह दे रहे हैं अल्कोहल की, ड्रग्स की, किसी भी नशे की, है ना, तो आप क्या होते हैं, उसी स्मोकिंग में, सिगरेट में या किसी भी बुरी आदतों में फिर आप फंसते चले जाते हैं। क्यों? आपकी मित्र मंडली के दबाव के कारण। और आपका करियर चौपट हो जाता है ना, और आपकी जो पहचान होती है, आपका जो व्यक्तित्व होता है, उस पर भी बुरा असर पड़ता है। आपका जो परिवार होता है, समाज होता है ना, वो आपके लिए एक धारणा बनाना शुरू कर देता है। और आपके परिवार को क्या कहा जाता है, आजकल आपका बेटा सही संगत में नहीं है। वो भी बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है अपनी संगत के जैसा। नकारात्मक प्रभाव तब दिखाई पड़ता है जब किशोर हानिकारक आचरण जैसे कि धूम्रपान करना, ड्रग लेना, अल्कोहल लेना या दूसरों को धमकाना इत्यादि में लिप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कई बार हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं छोड़ यार, क्या सारा दिन तेरे को पढ़ाई करनी है, चल थोड़ी देर घूम के आते हैं, या थोड़ी देर कुछ खा के आते हैं, या चल उसको आज सेट करके आते हैं, यानी उससे लड़ाई करके आते हैं, उसने उस दिन हमसे लड़ाई की थी। तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं आपकी पहचान पर या आपके व्यक्तित्व पर, है ना। और सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं कि एक किशोर अपने करियर को लेके चिंतित है कि नहीं, देख इस बार हमें बहुत अच्छे अंक लाने हैं, इस बार हमें ये एंट्रेंस टेस्ट जरूर क्लियर करना है, हमें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, या हमें अपना भविष्य बहुत अच्छा बनाना है। तो वहाँ क्या होता है, एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन अक्सर मित्र और माता पिता एक दूसरे के पूरक कार्य करते हैं और किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, कई बार मित्रों से और कई बार माता पिता से। यह देखा गया है कि किशोर की पहचान के विकास के लिए परिवार का ऐसा वातावरण होना महत्वपूर्ण है जो व्यक्तिगता और संबंधों को बनाना दोनों को बढ़ावा देता हो। क्या आशय है व्यक्तिगता से, यानी अपनी राय बनाने की क्षमता रखना और उसे व्यक्त करने के भी अवसर मिलना। देखिए, अब हम बात करते हैं व्यक्तिगता की इस संदर्भ में कि जहां परिवार का वातावरण ऐसा हो कि आप अपनी राय रख सके और उसे व्यक्त कर सके और वहां आपको प्रोत्साहन मिले। तो ऐसे जो परिवार होते हैं उसमें आपकी जो पहचान होती है उसको बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई
देने को मिलता है। तो अगर आपके परिवार का माहौल अच्छा होता है तो वहाँ आप डरते नहीं हैं, तनाव में नहीं आते। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो आप ये नहीं कहते नहीं नहीं मैं तो ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकता, वो तो मुझे मार ही डालेंगे या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। आपको पता होता है कि आप अपनी राय अपने परिवार में रख सकते हैं। आप अपनी किसी भी क्षमता के बारे में, अच्छी बात के बारे में या गलत बात के बारे में अपने परिवार को बता सकते हैं। संबंध बनाने का अर्थ है अन्य लोगों की राय के प्रति संवेदनशील होना, उसका सम्मान करना, उसके प्रति उदार होना। कहने का आशय ये है कि ये दोनों संबंधों में ही होता है। आप माता पिता की राय का सम्मान करते हैं, उसके लिए संवेदनशील होते हैं, उसके लिए उदार होते हैं, तो माता पिता भी आपकी प्रत्येक सलाह, प्रत्येक राय के लिए संवेदनशील होते हैं और उसका सम्मान किया जाता है। आपको डांटा या झिड़का नहीं जाता कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, या तुम्हारी राय नहीं सुनी जाएगी, जो मैं बोलूँगा, मैं परिवार का बड़ा हूँ वही होगा। वहाँ ऐसा नहीं होता है। बच्चों, ये था हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जो हमारी पहचान को प्रभावित करता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।